नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टेट बुलेटिन में। हम सबसे पहले बिहार की खबरों से शुरुआत करेंगे। कैमूर जिले के चैनपुर विधानसभा के चैनपुर में स्थित नगर पंचायत हाटा के 108 हाई स्कूल के मैदान में चुनावी सभा को सीएम नीतीश कुमार ने संबोधित किया। सीएम नीतीश कुमार ने 20 सालों तक किए गए बिहार के विकास कार्यों का बखान किया। 2005 के पहले 15 साल तक राजद के शासनकाल में एक भी विकास नहीं करने और अपराध चरम सीमा पर एवं विकास के नाम पर अपना और अपनी पत्नी और बच्चों के विकास पर केंद्रित रहने की बात बताई गई। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव दूसरे चरण में 11 नवंबर को होने वाले मतदान के लिए कैमूर जिले के चारों विधानसभा सीटों पर जेडीयू एवं भाजपा के उम्मीदवारों के लिए वोट मांगने पहुंचे। नीतीश कुमार के द्वारा मतदाताओं से चैनपुर से मोहम्मद जमा खान, भभुआ से भरत बिंद, मोहनिया से संगीता देवी एवं रामगढ़ से अशोक सिंह को विजय बनाने की अपील की गई। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का प्रचार आखिरी दिन। दूसरे चरण के अंतिम दौर में सभी बड़े राजनीतिक दल अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। नेता आज भी राज्य के अलग अलग जिलों में रैलियों और जनसभाओं के जरिए मतदाताओं से समर्थन मांगेंगे। इस दूसरे चरण में राज्य के 20 जिलों की 122 विधानसभा सीटों पर मतदान 11 नवंबर को होगा। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 20 जिलों की 122 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। इन जिलों में शामिल हैं पश्चिम और पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, जहानाबाद, अरवल, औरंगाबाद, रोहतास और कैमूर शामिल हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की 121 सीटों पर वोटिंग के बाद अब बारी दूसरे चरण की है। दूसरे चरण में 18 जिलों की 122 सीटों पर 1302 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला मतदाता 11 नवंबर को होगा। यही वजह है कि राजनीतिक दलों ने दूसरे चरण की सीटों पर प्रचार की ताकत झोंक दी है। दूसरे चरण में यूपी की सीमा से सटे बिहार की सीटों से लेकर चंपारण बेल्ट, मिथिलांचल और सीमांचल क्षेत्र की सीटों पर मतदान होगा। हम इस तरह पहले चरण में एनडीए की तरफ से नीतीश कुमार और जीतन राम मांझी की साख दांव पर लगी हुई है, तो दूसरे चरण में बीजेपी का असल इम्तिहान होना है। वहीं महागठबंधन में आरजेडी ही नहीं बल्कि कांग्रेस को भी साबित करने का चैलेंज होगा। तो असदुद्दीन ओवैसी को बिहार में अपनी साख बचाए रखने की चुनौती है। 2020 में ओवैसी ने इसी चरण की सीटों पर जीतकर सभी को चौंका दिया था। बिहार में दूसरे चरण के मतदान होने को हैं, इसको लेकर नेता जगह जगह चुनावी जनसभाएं कर रहे हैं। पीएम मोदी बिहार के बेतिया पहुंचे, जहां उन्होंने विशाल जनसभा को संबोधित किया। पीएम मोदी ने अपनी जनसभा में सोशल मीडिया पर वायरल एक बच्चे के वीडियो का जिक्र करते हुए कहा कि जब पत्रकार उस बच्चे से पूछते हैं कि क्या बनना चाहते हो, तो बच्चा कहता है कि मैं रंगदार बनना चाहता हूं। यहां की मिट्टी में जन्मे राजकुमार शुक्ल और प्रजापति मिश्र का स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत बड़ा योगदान है। यहीं पर गांधी जी को महात्मा की उपाधि मिली थी। साथियों, चंपारण सत्याग्रह की ये धरती, ये संकल्प की धरती है। आज जब हम विकसित बिहार का संकल्प लेकर चले हैं, तो तब फिर से चंपारण की भूमिका बहुत अहम है। समस्तीपुर में सड़क पर वीवीपीएट पर्चियां बिखरी मिलने के मामले पर मचे सियासी घमासान पर बीजेपी सांसद रवि किशन ने प्रतिक्रिया दी है। रवि किशन ने कहा, पहले विपक्ष का दर्द समझना होगा।
पहले चरण के मतदान में पिछड़ने के बाद विपक्ष अपने बल नोच रहा है। उनके ऊंट पटांग बयान उनकी बहुत बुरी हार की झटपटाहट है। वहीं पीएम मोदी के कट्टा वाले बयान पर रवि किशन ने कहा कि सबको याद रखना चाहिए कि बिहार में पहले कट्टा चलता था, अभी आरजेडी की सरकार नहीं है, तब उन्हें जान से मारने की धमकी मिल रही है। अगर उनकी सरकार होती तो क्या होता, ये सोचने वाली बात है। और ये मोदी जी और नीतीश कुमार का जो एक विकास का और सच्चाई का जंगल राज से बहुत दूर जाना है और दूर जा चुका है बिहार, तो ये उसकी जीत है जो 14 नवंबर को पूरा बिहार एक बहुत बड़ा उत्सव मनाएगा। देखिए, बहुत दुखद ही है कि वो आए हैं पैरोल पे, क्या कहा जाला कि बेल पर आए हैं, और उसमें स्वास्थ्य को लेके उन्होंने कहा है उनका स्वास्थ्य और अब इसका प्रचार होगा, तो ये कानून का उल्लंघन है, तो ये अच्छी बात नहीं है। फिर ये कानून हम क्या बताने जा रहे हैं कि एक व्यक्ति कोई आता है बाहर और प्रचार कर सकता है, तो ये कानून ये गलत बात है। काहे मुंह पे लगा दे। अब बात करेंगे झारखंड की। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एक बार फिर प्रवासी कामगारों के मसीहा साबित हुए हैं। उनकी संवेदनशीलता और त्वरित पहल के कारण अफ्रीकी देश ट्यूनीशिया में फंसे झारखंड के 48 प्रवासी कामगारों की सुरक्षित वापसी संभव हो पाई है। बीते 3 महीनों से वेतन न मिलने और आर्थिक संकट के जूझ रहे इन कामगारों की मदद के लिए मुख्यमंत्री ने तत्काल कार्रवाई का निर्देश दिया। जैसे ही मुख्यमंत्री को कामगारों की परेशानी की जानकारी मिली, उन्होंने इसे गंभीरता से लेते हुए श्रम रोजगार प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के अधीन राज्य प्रवासी नियंत्रण कक्ष को सक्रिय किया। मुख्यमंत्री के निर्देश पर विभाग ने तत्परता दिखाते हुए भारतीय दूतावास और संबंधित एजेंसियों के सहयोग से पूरी प्रक्रिया को अंजाम दिया। अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ के रायपुर में गांव सिमली पंचायत मिलमपल्ली थाना जंगरगुंडा तहसील कोंटा सुकमा में दिनांक 3 नवंबर 2025 शाम 5 बजे चर्च एवं घर में मारपीट करके आग लगा दी गई। नक्सली मुचाकी देवा उर्फ कैलाश झिजरू और संदीप ने 200 की भीड़ के साथ हिंसा और आगजनी करी। पीड़ित देवा माडवी और मडकामी संतोष ने रायपुर प्रेस क्लब में आकर बताया कि गांव के मडकाम सन्ना, मडकाम बोंदा, कवासी देवा, कवासी झरमा कई दिनों से ईसाई चर्च नहीं जाने की धमकी पीड़ितों को दे रहे हैं। ग्राम पंचायत भी बुलाई गई। गांव के लोगों ने इन्हें गांव से बाहर निकालने से मना कर दिया और कहा कि इन्होंने धर्म परिवर्तन नहीं किया है, सिर्फ बाइबल पढ़ते और भजन करते हैं। गांव वालों ने कहा कि 25 सालों से शांति में से रह रहे हैं, हमें कोई परेशानी नहीं है। गांव में मडकामी सन्ना, मडकामी बोदा, कवासी देवा और कवासी झड़मा ने नक्सली मुचकी देवा, थितरू और संदीप को गांव में बुलाया, जहां पीड़ितों को मारा, पीटा और आग लगा दी गई। धमकी दी कि अगर पुलिस को बताया तो जान से मार डालेंगे। पीड़ित थाने में पनाह देने गए तो पुलिस ने भगा दिया और शिकायत दर्ज नहीं करी। पीड़ित अपनी जान बचाकर जंगल में रहने पर मजबूर हैं। अब बात करेंगे मध्य प्रदेश की। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आज एमपी के पंचमढ़ी की खूबसूरत वादियों में जंगल सफारी के लिए निकले। 2 दिनों से मध्य प्रदेश के हिल स्टेशन पर प्रवास कर रहे राहुल गांधी ने प्राकृतिक सौंदर्य का लुत्फ उठाया। सुबह राहुल गांधी का काफिला रविशंकर भवन से रवाना हुआ। जानकारी के अनुसार जंगल सफारी का कार्यक्रम देर रात तय किया गया था, जिसके बाद रात भर तैयारी की गई। सुबह काफिला पनार पानी गेट पहुंचा, जहां से राहुल गांधी और जीतू पटवारी ने जिप्सी में बैठकर सफारी शुरू की। इस दौरान राहुल गांधी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हरियाणा में 25 लाख वोट चोरी हुई है। उस डेटा को देखने के बाद लग रहा है यही मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में भी हुआ है।
अब एसआईआर के जरिए उसको कवर करने की कोशिश की जा रही है। राहुल ने कहा कि हमारे पास डिटेल की जानकारी है, धीरे धीरे उसका भी खुलासा करेंगे। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र पर आक्रमण हो रहा है, बाबा साहब के संविधान पर आक्रमण हो रहा है। अमित शाह जी, मोदी जी और ज्ञानेश जी साथ में मिलकर यह कर रहे हैं। इससे देश का बड़ा नुकसान हो रहा है, भारत माता का भी नुकसान हो रहा है। शिवसेना प्रवक्ता संजय निरुपम ने बिहार चुनाव को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दावे का समर्थन किया है। निरुपम ने कहा कि बिहार में एनडीए की सरकार बनना तय है। उन्होंने नीतीश कुमार की अच्छी छवि और उनके प्रति पिछड़े सबके, महिलाओं तथा बीजेपी समर्थकों में मौजूद उत्साह को इस चुनाव की बड़ी ताकत बताया। निरुपम के अनुसार इस जोश को देखते हुए बिहार चुनाव के नतीजे बेहद अप्रत्याशित होंगे और एनडीए को बड़ी जीत मिलेगी। वहीं लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव के एनडीए में आने की अटकलों पर निरुपम ने कहा कि तस्वीर 14 नवंबर के बाद ही साफ होगी। पहले चरण में बम्पर वोटिंग हुई है और इन सभी दल अपने पक्ष में वोटिंग का दावा कर रहे हैं। नीतीश कुमार सरकार के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं दिख रही है। जब ऐसा होता है और मतदान प्रतिशत बढ़ता है तो यह सरकार की वापसी का संकेत होता है। देखिए, एनडीए की सरकार बिहार में आ रही है, इस बात पर किसी प्रकार का कोई मतभेद नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार जी की छवि बहुत अच्छी है। उनके लिए जिस प्रकार से पूरे बिहार के जो पिछड़े तबके के लोग हैं, उनके अंदर जो उत्साह है, महिलाओं में जो उत्साह है, और यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़े जो वोट हैं, उनके अंदर भी नीतीश कुमार को दोबारा, उनकी सरकार दोबारा आनी चाहिए, इसके लिए ज़बरदस्त उत्साह है। और उन उत्साहों को देखते हुए यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बिहार के चुनाव नतीजे जो होंगे, अब तक के सबसे अप्रत्याशित चुनाव नतीजे होंगे और इसमें एनडीए की सरकार बड़े पैमाने पर, निश्चित तौर पर सरकार बहुत बड़ी जीत की ओर आगे बढ़ रही है। महाराष्ट्र के धुले में मंकी पॉक्स का इलाज करा रहे एक मरीज की छठी रिपोर्ट पॉजिटिव आने से स्वास्थ्य अधिकारी चिंतित हैं। ये धुले वासियों के लिए चिंताजनक खबर है। 44 वर्षीय इस्मा, जो एक महीने पहले सऊदी अरब से लौटी थी, का मंकी पॉक्स टेस्ट पॉजिटिव आया। तब से मरीज धुले के सरकारी हीरे अस्पताल कॉलेज में इलाज करा रही है और एक महीने से सरकारी अस्पताल में इलाज करा रही है, लेकिन एक महीने के इलाज के बाद मंकी पॉक्स की रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिससे स्वास्थ्य अधिकारियों की चिंता और बढ़ गई। अगला सैंपल 2 दिन में जांच के लिए पुणे स्थित एनआईवी संस्थान भेजा जाएगा। स्वास्थ्य अधिकारी संपदा कुलकर्णी ने इस संबंध में जानकारी दी है। अब बात करेंगे दिल्ली की। दिल्ली में IWPC के कार्यक्रम में शरीक हुए जस्टिस सूर्यकांत ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि ये स्वीकार करना जरूरी है कि AI के खुलेआम उपयोग के खतरे से इसमें गोपनीयता और सुरक्षा प्रभावित होती है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा, महिला पत्रकारों को छेड़छाड़ की गई तस्वीरों और ट्रोलिंग के जरिए अनुचित तरीके से निशाना बनाया जा रहा है। जस्टिस सूर्यकांत ने महिला पत्रकारों के ऑनलाइन शोषण की ओर ध्यान दिलाते हुए कहा कि AI टूल का इस्तेमाल हथियार के तौर पर किया जा रहा है और महिला पत्रकारों को अनुचित तरीके से निशाना बनाया जा रहा है। एक जिम्मेदार लोकतंत्र होने के नाते हम ऐसी घटनाओं को सामान्य नहीं मान सकते। उन्होंने कहा कि संविधान में दिए गए अधिकार और स्वतंत्रताएं हैं, इसका कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि महिला पत्रकारों और झूठे आरोपों और झूठे नैरेटिव की शिकार महिलाओं की सुरक्षा के लिए कड़े प्रोटोकॉल और नियमों की जरूर है। जस्टिस सूर्यकांत ने इसके लिए एथिकल रिफॉर्म और डिजिटल ट्रेनिंग दिए जाने का सुझाव दिया। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल के मैसेजिंग सिस्टम में तकनीकी खराबी आई, जिससे कई फ्लाइट्स देरी से चलीं और कुछ तो रद्द हो गईं। इस दौरान सैकड़ों यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा।
हालांकि इस घटना ने भारत की पुरानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल तकनीक पर लंबे समय से चली आ रही चेतावनियों को फिर से उजागर कर दिया। एयर मैनेजिंग सिस्टम में आई तकनीकी खराबी को लेकर कई महीने पहले ही एयर ट्रैफिक कंट्रोल्स गिल्ड ने अधिकारियों को आगाह कर दिया था कि देश के ऑटोमेशन सिस्टम में परफॉर्मेंस में गिरावट आ रही है। दिल्ली, मुंबई समेत कई बड़े हवाई अड्डों पर यह सिस्टम अक्सर धीमा हो जाता है। साथ ही डेटा प्रोसेसिंग में भी देरी देखी जा सकती है। दिल्ली एनसीआर में हवा दमघोटू हो गई है। राजधानी के विभिन्न इलाकों में हवा की गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में दर्ज की गई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक राजधानी के विभिन्न इलाकों का AQI 400 पार कर गया। आज सुबह 7 बजे दिल्ली का औसत AQI 391 दर्ज किया गया। इसके अलावा गाजियाबाद के वसुंधरा में 421, नोएडा सेक्टर 62 में 410, गुरुग्राम सेक्टर 52 में 260 और फरीदाबाद सेक्टर 11 में 275 दर्ज किया गया। वहीं दिल्ली के आनंद विहार और गंभीर श्रेणी में AQI 412, अलीपुर में 415, अशोक विहार में 416, चांदनी चौक में 409, दिल्ली एयरपोर्ट के आसपास 358, ITO में 420, लोधी रोड में 377, एम्स के पास 421 और जहांगीरपुर में 433 रिकॉर्ड किया गया। अब बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की। उत्तर भारत में सर्दी ने रफ्तार पकड़ ली है। हिमाचल और राजस्थान में तापमान लगातार गिर रहा है, जबकि पश्चिम बंगाल में भी अगले कुछ दिनों में ठंड बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं। हिमाचल के ताबो में -2.0 और कुकू मसेरी में -2.9 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर पश्चिमी हवाओं के असर से आने वाले हफ्ते में पहाड़ी राज्यों समेत राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और पश्चिम बंगाल के कई हिस्सों में ठंड और बढ़ सकती है। नवंबर के मध्य तक न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री और कमी आने की संभावना है। जयपुर स्थित मौसम विज्ञान केंद्र ने बताया कि राजस्थान के सीकर जिले में न्यूनतम तापमान गिरकर 60 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जो इस मौसम का सबसे कम तापमान है। अब बात करेंगे पंजाब की। अमृतसर ग्रामीण पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई में एक नृशंस हत्या के मामले का सफलतापूर्वक पर्दाफाश करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान विक्रमजीत सिंह उर्फ विक्रम और करण के रूप में हुई है। ये दोनों अमृतसर के राजा सांसी निवासी इटली निवासी मलकीत सिंह की नृशंस हत्या में शामिल थे। पुलिस के अनुसार आरोपी विक्रमजीत सिंह आतंकवादी संगठन खालिस्तान लिबरेशन फोर्स से जुड़ा हुआ है और उसका गंभीर आपराधिक इतिहास भी है। विक्रमजीत पर विस्फोटक अधिनियम, हत्या के प्रयास और शस्त्र अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। फिलहाल इस स्टेट बुलेटिन में इतना ही। धन्यवाद।